आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर सोशल मीडिया पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 9 जुलाई को मेलबर्न के मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम से जुड़ी फेसबुक पोस्ट पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर धमकी दी गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा संदिग्ध की पहचान के लिए तकनीकी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 9 जुलाई को मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं और उनकी यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी मानी जाने वाली वरिष्ठ नेता चंद्रमा भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल टीएमसी अध्यक्ष समेत पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने करीब 1 महीने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था। इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि चंद्रमा पहले से ही पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रही थी। वहीं चंद्रमा ने अपने फैसले की वजह पार्टी नेतृत्व का भरोसा और विश्वास खोना बताया। इस घटनाक्रम को टीएमसी के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेदों का संकेत माना जा रहा है। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच के दौरान सामने आई एक कथित स्नैपचैट चैट ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। पुलिस के अनुसार हत्या से करीब 24 दिन पहले मुख्य आरोपी सिया गोयल ने अपनी एक दोस्त से फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड की कॉपी मांगी थी और मैसेज में लिखा था, शादी जो होने नहीं वाली। जांच एजेंसियां अब इस चैट की सत्यता और संदर्भ की जांच कर रही हैं। पुलिस का मानना है कि ये बातचीत कथित साजिश की पूर्व जानकारी या योजना से जुड़ी हो सकती है। फिलहाल सिया गोयल और सह आरोपी चेतन चौधरी न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये प्लांट हर साल करीब 20 करोड़ चिप्स का उत्पादन करेगा और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पीएम ने बताया कि पिछले 5 महीनों में ये तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और एआई जैसे क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। उन्होंने इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि भारत अब चिप निर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर परिसर की कथित रेकी करने वाले पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद मुसद्दिक उर्फ डॉक्टर या अब्दुल मन्नान को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी 23 आतंकियों की सूची में 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक शामिल हैं, जो फिलहाल पाकिस्तान या पीओके से संचालित हो रहे हैं। सूची में लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद का दामाद भी शामिल है। सरकार के अनुसार ये सभी आतंकी भारत के खिलाफ घुसपैठ, भर्ती, हथियारों की तस्करी, आतंकी फंडिंग और हमलों की साजिश जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में करीब 54 साल पुरानी 2 मंजिला इमारत शनिवार को अचानक ढह गई। हादसे के बाद मलबे में दबे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक जीवित बचे व्यक्ति ने बताया कि हादसे के समय इमारत के अंदर 20 से 25 लोग मौजूद थे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। राहत कार्य में एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और सेना की टीमों को लगाया गया है। अधिकारियों के अनुसार मलबे में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राजस्थान में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने हाल के पश्चिम एशिया संकट के दौरान सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सरकार ने 40 से अधिक देशों से वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की होती, तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये तक पहुंच सकती थी। पीएम ने कहा कि ये रिफाइनरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी, आयात पर निर्भरता घटाएगी और राजस्थान सहित पूरे देश के औद्योगिक विकास को नई गति देगा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले के बाद अब उत्तराखंड के केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में भी दान और चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप सामने आए हैं। धार्मिक संगठन भैरव सेना की शिकायत पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। जांच के लिए मंदिर की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी गई है और निष्पक्ष जांच के लिए समिति गठित करने की सिफारिश की गई है। हालांकि समिति ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल आरोपों की जांच जारी है और दोष साबित होने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में मानसून ने शुरुआती दिनों में ही भारी तबाही मचाई है। राज्य में सामान्य से 100% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे अब तक लगभग 15.27 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और सड़कें बंद होने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। मौसम विभाग ने 6 जुलाई से प्रदेश के कई जिलों में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम विदाई के दौरान तेहरान में लाखों लोग काले कपड़े पहनकर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने खून का बदला खून और बदला बदला जैसे नारे लगाए तथा अमेरिका और इजरायल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जुलाई के संबोधन में तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी क्योंकि हम अच्छे हैं। ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम कई दिनों तक चलेंगे और इनमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। सरकार ने E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर उठ रहे विवादों पर सफाई देते हुए कहा है कि इससे वाहनों के इंजन को नुकसान होने के दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार E20 पेट्रोल को बाजार में उतारने से पहले व्यापक परीक्षण किए गए थे और इनमें इंजन माइलेज और वाहन के पुर्जों पर कोई बड़ा प्रतिकूल असर नहीं मिला। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में E20 को एक्सपेरिमेंट बताए जाने की खबरें गलत हैं। मंत्रालय के मुताबिक अदालत में हुई सुनवाई एथेनॉल आपूर्ति से जुड़े कानूनी विवाद पर थी, न कि E20 नीति की वैज्ञानिक वैधता पर। हालांकि हाल के दिनों में इस मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है। केंद्र सरकार जल्द ही नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने की तैयारी में है, जिसके तहत लोग अब अपना सोना सिर्फ बैंकों में ही नहीं बल्कि अधिकृत ज्वेलर्स के पास भी जमा कर सकेंगे। इस योजना में ज्वेलर्स को कलेक्शन पार्टनर बनाया जाएगा और जमा सोने पर बैंक लॉकर की तरह सालाना 2.25% से 2.5% तक ब्याज मिलने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य घरों में निष्क्रिय पड़े सोने को वित्तीय प्रणाली में लाना, सोने के आयात पर निर्भरता कम करना और अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। इससे आम लोगों को अपने सोने से अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा, जबकि ज्वेलरी उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रशांत सीताराम लोखंडे को CBSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वह पहले गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 14 जुलाई 2027 तक कर दिया। वे 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और इससे पहले चीन में भारत के राजदूत सहित कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक पदों पर रह चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में 8.1 किलोमीटर लंबे 6 लेन द्वारका टनल परियोजना को मंजूरी दी, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। लगभग 14,115 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना दिल्ली NCR में यातायात सुगम करेगी, यात्रा समय घटाएगी और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध कवि, लेखक और अभिनेता शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी के अवसर पर 3 दिवसीय विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में देश भर से कई जाने माने कवि, साहित्यकार, टीवी और बॉलीवुड से जुड़े कलाकारों के शामिल होने की संभावना है। शादी के कार्यक्रम पारंपरिक राजस्थानी रीति रिवाजों के साथ होंगे, जिनमें संगीत, मेहंदी और विवाह सहित कई सांस्कृतिक आयोजन शामिल रहेंगे। समारोह को लेकर जोधपुर में विशेष तैयारियां की गई हैं और ये आयोजन साहित्य और फिल्म जगत की कई चर्चित हस्तियों की मौजूदगी के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फिल्म आर्यभट्ट का 0 में अभिनेता हिमांशु कोहली एक बिल्कुल नए और गंभीर अंदाज में नजर आएंगे। निर्देशक कमल चंद्र की ये फिल्म पिता पुत्र के रिश्ते, पीढ़ियों के टकराव और अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद पर आधारित है। फिल्म में हिमांशु के साथ सोनाली सहगल और रवि किशन भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। मेकर्स के अनुसार ये कहानी भावनाओं, संघर्ष और उम्मीद का संदेश देती है। फिल्म 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 190 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य मिला। डेब्यू मैच खेल रहे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंदों पर 14 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा 43, ईशान किशन 49, श्रेयस अय्यर की तेज पारी और तिलक वर्मा की पारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में इंग्लैंड ने 115 पर 3 विकेट गंवा दिए। इस दौरान अक्षर पटेल ने अपना 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल कर नया मुकाम छू लिया।
देश भर में मॉनसून सक्रिय रहने के कारण रविवार को अधिकांश राज्यों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में हल्की से मध्यम तथा कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। कुछ क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और निचली इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है, इसलिए लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।